गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परसों मैं आपको समाकलन के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन बता रहा था। उसके बाद आपके पास इस वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रश्नावली 7.7 और प्रश्नावली 7.8 हटाई जा चुकी हैं, जिसके अंतर्गत योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन वाला जो चैप्टर है ये आपके पास नहीं होगा। 7.7 7.8। उसके बाद निश्चित समाकलन के अंतर्गत 7.9 पाठ आपके पास है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि निश्चित समाकलन क्या चीज़ है। आप समझिएगा ध्यान से, बहुत सरल है। आप थोड़ा पीछे जाइएगा। जब मैंने आपको समाकलन बताया था तो हमने कहा था, समाकलन पढ़ाते समय हमने कहा जी माना कोई फलन f(x) है, कैपिटल F(x) प्लस c, यदि मैं इसका d/dx यानी अवकलन करता हूँ तो इसका अवकलज हमें प्राप्त होता है f(x), स्मॉल f(x). तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस कैपिटल F(x) को स्मॉल f(x) का प्रत्यावकलज कहते हैं, क्योंकि f(x) क्या है, कैपिटल F(x) का अवकलज है। स्मॉल f(x) कैपिटल F(x) का अवकलज है स्मॉल f(x). तो स्मॉल f(x) का जो प्रत्यावकलज होगा वो है कैपिटल F(x). ये मैंने संबंध बताया था जब मैंने आपको बताया समाकलन के बारे में बताया था कि समाकलन क्या है, अवकलन की एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है। तो यदि कैपिटल F(x) का d/dx यानी अवकलज यदि स्मॉल f(x) है तो स्मॉल f(x) का प्रत्यावकलज अर्थात समाकलन क्या होगा, कैपिटल F(x) होगा। तो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन साइन ये लगाते थे हम आगे इसके कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f(x) इक्वल टू f(x) प्लस c, जहाँ पर c क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। यह एक स्वेच्छ चर है, इसका मान बदला जा सकता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में हम देखते थे कि f(x) प्लस c फलन f(x) के प्रत्यावकलज के परिवार को व्यक्त करता है। हमने बताया था तुम्हें कि जो ये f(x) प्लस c इस स्मॉल f(x) का जो dx आपको प्राप्त कैपिटल F(x) प्लस c है, यह एक वक्रों के परिवार को व्यक्त करता है। अर्थात इस f(x) के प्रति अवकलजों का एक वक्र है, परिवार है कि ये वक्रों का कोई परिवार है, उसको व्यक्त करता है। जैसे यदि माना आप देखिएगा, माना कोई फलन स्मॉल f(x) बराबर 2x है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस c। x² प्लस c क्या है, यहाँ पर देखो हम इस c के विभिन्न मानों के लिए विभिन्न समाकलन प्राप्त करते हैं। यदि हम c के मान बदलते रहेंगे, क्योंकि स्वेच्छ चर है, हम इसके मान बदल सकते हैं, कंडीशन पर निर्भर करेगा। इस c के मान यदि हम परस्पर बदलते रहें तो हमें विभिन्न प्रकार के समाकलन प्राप्त होंगे, जो कि ये x² प्लस c जो है इसके वक्रों के कुल को प्रदर्शित करेंगे, है कि नहीं। और c को हम विभिन्न मान प्राप्त करके इसका जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम इसका अनिश्चित समाकलन कहते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा यदि माना f(x) dx बराबर x² प्लस c, तो x² प्लस c यदि माना मैं इसको एक वक्रों का कुल के रूप में देखूँ तो यह एक परवलय के वक्रों के कुल को प्रदर्शित करता है। और c का मान भिन्न भिन्न मान रखने पर विभिन्न जो इस प्रकार के आपको परवलय प्राप्त होंगे, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर तथा जिनका जो कि धन y एक्स के सममित होंगे। इस प्रकार से आपको एक वक्रों का कुल प्राप्त होगा, एक से कई ज़्यादा वक्र प्राप्त होंगे, है ना। तो इस प्रकार आप ये जानते हैं कि जब हम किसी फलन का प्रत्यावकलज ज्ञात करते हैं तो प्रत्यावकलज ज्ञात करने पर हमें उस फलन उसका जो प्रत्यावकलज का जो होता है उसमें इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c पर क्या करता है, विभिन्न प्रकार के मान बदलने पर हमें विभिन्न प्रकार के वक्रों के कुल प्राप्त होते हैं। तो ऐसे समाकलन को हम कहते थे अनिश्चित समाकलन कहते थे। अब इस अनिश्चित समाकलन से थोड़ा आगे चलेगा। यदि मैं इसको थोड़ा किसी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत में इसको निर्धारित कर दूं, यदि संवृत्त अंतराल AB में कोई फलन f सतत है, जब कोई फलन सतत होगा तभी उसका हम अवकलज ज्ञात कर सकते हैं, ये तो निश्चित है ना। और जब हम अवकलज ज्ञात करते तो प्रत्यावकलज भी तभी ज्ञात किया जा सकता है। यदि फलन संवृत्त अंतराल AB में एक सतत फलन है और f इसका प्रत्यावकलज है स्मॉल f है ना, तो हम जानते हैं हम उनकी इन अंतराल की
सीमाओं के बीच यदि मैंने इस फलन एफ एक्स का समाकलन निकालूं अर्थात प्रत्यावकलज ज्ञात करूं तो वो एफ एक्स ए टू बी होगा अर्थात एफ बी माइनस एफ ए होगा। इसको हम एफ एक्स का निश्चित समाकलन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी कहाँ चला जाएगा। यदि माना मैं इसको कुछ देर के लिए सोचे एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैं एफ एक्स प्लस सी मतलब एक वक्रों के कुल के द्वारा प्रदर्शित करूं तो क्या हो जाएगा। सी तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, कितना रह गया एफ बी माइनस एफ ए। इस प्रकार इन सीमा जो ये तुम्हारे पास अंतराल है इसके अंत्य बिंदुओं की सीमा के अंतर्गत हम इसका जो मान होगा यह इसका निश्चित समाकलन होगा। और यह क्या करेगा इन दो बिंदुओं के अंतर्गत हमको उस जो वक्र के अंतर्गत अंतर्विष्ट जो क्षेत्रफल है उसको हमको प्रदान करेगा। अब हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एक्सरसाइज 7.9 का मैं तुमको कुछ एक मॉडल क्वेश्चन करा देता हूँ। तो चलिए साहब एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। वो कह रहा है -1 to 1 x + 1 का dx। आपने लिखा माना i बराबर -1 to 1 x + 1 का dx। आपको कुछ नहीं करना है, समाकलन की तरह करना है। उसके बाद उसका जो लिमिट्स है इनको उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है। आप जो कर देंगे -1 to 1 x का dx प्लस जो फलनों के समाकलन के बीजगणित से जो माने एफ एक्स प्लस जी एक्स कोई दो फलन है तो उनका डी एक्स बराबर होगा एफ एक्स का डी एक्स प्लस जी एक्स का डी एक्स। ये हो जाएगा माइनस एक्स का पहला फलन का डी एक्स, अब दूसरे फलन का डी एक्स -1 to 1 का डी एक्स। अब इसका डी एक्स कितना हो जाएगा ये होगा x²/2 -1 1 और इसका हो जाएगा x -1 1 है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा देखो सूत्र याद रखिए, तो सूत्र तुम्हें याद होने चाहिए, कठिन कुछ नहीं है। तुम लोग सूत्र याद नहीं करते इसलिए आप परेशान रहते हैं। हमने कहा था तुम्हें x की पावर n का dx बराबर होता है x की पावर n+1/n+1। ये तुमको सूत्र बताया था है ना। इसी का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया। x की पावर 1 है तो x की पावर 1+1 2/1+1 2 है ना। ऐसे x की पावर 0 है, x की पावर 0 प्लस किसी भी संख्या की शून्य घात का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसको 1 को आप x की पावर 0 मान लेंगे तो x की पावर 0 का dx यानी 1 का dx बराबर क्या होगा x की पावर 0 + 1/0 + 1 यानी x। ये हो गया x आ गया है ना। तो आप समझिए, अब इसका मान रख दीजिएगा। ये होगा 1²/2 माइनस -1²/2 प्लस 1 माइनस -1 जो बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 + 1 ये 0 धन 2 बराबर 2 और ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आप निश्चित समाकलन ज्ञात कर सकते हैं इन फलनों के। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो 1/x का dx लिमिट दे रखी 2 to 3। सिंपल है, तुम इसको कर दोगे 1/x का dx होता है log x, तो log 3 माइनस log 2 यानी log 3/2 आ जाएगा इसका मान। सवाल नंबर 3 भी ऐसे ही है, इसमें हो जाएगा 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 का dx। सिंपल है 1 to 2 4 × x³ का dx मतलब प्रत्येक चारों फलनों का dx निकाल लोगे, उसके बाद उनकी लिमिट की वैल्यू रख देना, हल कर लेना, आसान है, हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत इसमें तुमको आएगी। अब मैं तुमको एक त्रिकोणमितीय फलन का बता देता हूँ जिससे करें 0 to 4 π/4 sin 2x का dx। क्वेश्चन नंबर 2 है, माना क्वेश्चन नंबर 4 i बराबर 0 to π/4 sin 2x का dx कह रहा हो। अब चलिए साहब sin 2x का dx आप कैसे निकालेंगे।
सीधे सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा। साइन 2x का डी एक्स कितना होता है, माइनस कॉस 2x होता है, और 2x को t मानेंगे तो क्या होगा, 2dx इजकल टू टी डी टी, यानी डी टी बाई 2। तो मैं सीधे भी लिख सकता हूँ इसको, ये आपको ऐसा नहीं आ रहा तो आप लिखें 2x बराबर टी रखने पर 2dx इजकल टू हो जाएगा डी टी, देयरफॉर dx इजकल टू हो जाएगा डी टी बाई 2। ठीक है ना। अब तुमने 2x बराबर टी रखा, तो तुम चाहो तो लिमिट यहीं पर चेंज कर दो, और नहीं कर रहे हो तो तुम बाद में फिर इसको x रख देना, तब कर लेना। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, डी एक्स तो ये हो जाएगा i बराबर हो जाएगा 0 to π/4 साइन टी इंटू डी टी बाई 2, यानी ये हो जाएगा 1/2 साइन टी का कितना होगा, कॉस टी, और इसके सीमा रखो 0 to π/4 पर। अभी आपने प्रतिस्थापन किया है, टी बराबर आप एक्स 2x बराबर टी रखा है, टी की वैल्यू पूरी रख देंगे, जो बराबर 1/2 माइनस कॉस 2x 0 to π/4। यहाँ पर आप लिख देंगे x बराबर 2x बराबर टी बराबर 2x रखने पर, ये आपने माना था पहले, है ना। अब इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखो तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 इंटू एक्स की जगह कितना है π/4 माइनस कॉस 2 इंटू 0, 1/2 कितना आ जाएगा भाई, माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, 1/2 माइनस कॉस π/2। कॉस π/2 का मान कितना होता है भाई, कॉस 90 का मान 0, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कितना आ जाएगा 1/2। ये आपका उत्तर आ गया। इस प्रकार से आप इनको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तुम तीसरा चौथा पार्ट तुम सब कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आप लिख लेंगे, माना i बराबर 0 to 1 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx। अब इसका dx ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका dx 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx दे रहा है वो, तो आप जानते हैं सीधे ये कितना होता है, साइन वर्स एक्स 0 to 1। आप जानते हैं चूँकि 1/(1 माइनस, ये तो सीधे सूत्र है, और dx बराबर होता है साइन वर्स एक्स, और साइन वर्स एक्स का d/dx के तो 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। अब जो बराबर हो जाएगा साइन वर्स 1 माइनस साइन वर्स 0, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 देखो यहाँ पर, चलो साइन इनवर्स 1 बराबर माना आपने, थीटा माना, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर 1, इसलिए साइन थीटा बराबर कितने का मान होता है, साइन का मान 1 π/2, इसलिए क्या होगा साइन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा थीटा, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2। ठीक है ना भाई, इसलिए साइन इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा π/2, ये तो हो गया π/2। ठीक है ना, माइनस साइन इनवर्स 0। चलिए अब ये इसी आगे चलिए, आपने लिखेंगे साइन इनवर्स 0 बराबर आपने फाई लिखा माना, क्या होगा साइन फाई बराबर 0, यानी साइन फाई बराबर ये साइन 0 का मान होता है, इसलिए फाई बराबर कितना हो गया 0। ठीक है ना, अब फाई का मान आपने क्या माना, साइन इनवर्स 0 मान रखा है, इम्प्लाइज साइन इनवर्स 0 बराबर 0, ये आ गया इसका π/2, ये इसका उत्तर आ गया। ऐसे ही तुम सवाल नंबर 9, सवाल नंबर
10। सवाल नंबर 9 में ये 10 का है। सवाल नंबर 10 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। चाहे आप इसको चाहो तो माइनस कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स हो जाएगा, और जो बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स होता है। ऐसे ही सवाल नंबर 12 है 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स आप क्या करेंगे, पहले इसको कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर देना। ये भी हल हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं तुमको किसी भी सवाल को हल करने में। तो अब चलिए आप लोग सवाल नंबर 11-12 तक मैंने आपको हिंट दिए हैं। सवाल नंबर 13 में लेके चलता हूँ। सवाल नंबर 13 में कह रहा है ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। यहाँ पर प्रतिस्थापन कीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी मान करके चलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब मैं तुमको लिमिट परिवर्तित करना दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पहले सवाल में मैंने अभी आपके सामने दिखाया था, मैंने वहाँ पर लिमिट परिवर्तित नहीं की थी। मैंने वहाँ पर पहले उसके मूल पद में मान रखा तब उसको लिमिट परिवर्तन की थी। यहाँ पर मैं तुमको लिमिट परिवर्तन दिखा रहा हूँ। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि आपने लिखा माना आई बराबर 2 to 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी एक्स। इंटीग्रेशन सेम करना है, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, केवल तुमको लास्ट में क्या करना है, उसकी लिमिट पुटअप करनी है। यही खास है निश्चित समाकलन में। बाकी जिसको समाकलन आते हैं निश्चित समाकलन में उसको कोई समस्या नहीं है। तो चलिए साहब इसमें जो अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। हम जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी रखने पर क्या हो जाएगा, देखो 2 एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। इसका मैं अवकलन करूँगा ना, 2 एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 एक्स इक्वल टू होगा डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी रखा ना आपने। अब इसका डी बाई डी एक्स करो, दोनों को डी बाई डी एक्स करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डी एक्स हो जाएगा 2 एक्स इंटू डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 2 एक्स, और 1 का कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यानी अब इसको 0 तो 0 यानी 2 एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये आपको मैंने पहले शुरुआत में अवकल में बताया था। अब आप जब प्रतिस्थापन से समाकलन बताया था, अब इसको 2 एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। इसका हर एक है ना 2 एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी बाई 2। पूरा मैंने तुमको अभ्यास के लिए बता दें, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आपने किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी रखा 2 एक्स डी एक्स बराबर डी टी, देयरफॉर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 2। अब आपने फलन को टी में परिवर्तित कर दिया। अब लिमिट भी आपकी इसने आपने क्या करना, टी में परिवर्तित करनी है। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा, जब x बराबर है 3 तो t का मान कितना हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का वर्ग धन 1 यानी 3 3 और 1 10। जब x बराबर है 2 तो t का मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो संबंध है टी और एक्स में, 2 का वर्ग धन 1 2 दूनी 4 और 1 5। हमने लिमिट परिवर्तित कर दी है इसकी। अब क्या हो जाएगा, इसलिए आई बराबर हो जाएगा 2 to 3 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5 to 2 की जगह कितना आ जाएगा 5, 3 की जगह कितना आ जाएगा 10, एक्स डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा एक्स डी एक्स डी टी बाई 2, 1/2 डी टी, और इसका मान कितना है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना आ गया आपके पास टी। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये होगा 5 से 10 1 अपॉन टी डी टी, यानी 1/2 लॉग टी 5 to 10, 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 5। यहाँ पर लॉग गुणा के नियम का प्रयोग कीजिएगा, देखो क्या हो जाएगा। ये होगा आई बराबर 1/2 लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम अपॉन एम 10/5, 1/2 लॉग 2। यहाँ पर लॉग का नियम का उपयोग करेंगे आप। हाँ,
बोलिए चूँकि log m माइनस log n बराबर है log m अपॉन n। इस नियम का आपने उपयोग किया और इसका उत्तर आ गया 1/2 log 2। ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आप जब लिमिट चेंज करेंगे, वो जब फलन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, नए फलन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने पहले किया, तो लिमिट परिवर्तित नहीं करी मैंने और पुनः पहले फलन को प्रतिस्थापित कर दिया x के रूप में, तब उसके मान रख दिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या प्रतिस्थापन के साथ ही आप उसकी लिमिट भी परिवर्तित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो प्रश्नावली बड़ी सरल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समाकलन कीजिएगा, उसकी लिमिट रखिएगा और ये प्रश्नावली फिनिश। कल मैं आपको इसके अगले पार्ट पर ले चलूँगा। धन्यवाद।